आलो अंधारी पार्ट 3, जिसकी लेखिका है बेबी हालदार। बेबी हालदार का जीवन बहुत ही संघर्ष में बीता। उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, दुर्गापुर को छोड़कर वो फरीदाबाद आ गई और फरीदाबाद में कुछ समय रहने के बाद वो गुड़गांव आ गई। इसका कारण ये था कि बेबी हालदार की जो शादी थी बहुत कम उम्र में हो गई थी। पहले के समय में लड़कियों की शादी अल्प आयु में हो जाती थी। उस समय बेबी हालदार की उम्र 12 या 13 वर्ष की थी और लेकिन उसके पति की उम्र उससे दुगनी थी। पति उस पर बहुत ज़्यादा जास्ती करता था और मारपीट भी करता था, शराब पी कर आता था। बेबी हालदार अपने पति की ज्यादतियों से परेशान हो गई और उसने अपना घर बार छोड़ दिया। छोड़कर वो फरीदाबाद से दुर्गापुर से फरीदाबाद से गुड़गांव आ गई। वहाँ पर एक घर में घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करने लगी। जिस घर में बेबी हालदार काम करती थी वो घर के जो मालिक थे वो बहुत ही ज़्यादा दयालु थे। उन्होंने बेबी को नौकरानी की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह उस अपने घर में रखा और बेबी को लेखन के लिए प्रोत्साहित किया। बेबी ने आलो अंधारी के माध्यम से अपने जीवन की कथा को प्रस्तुत किया है। आलो अंधारी का मतलब होता है अंधेरे में उजाला। उसके अंधेरे जीवन में तातुस के घर में आने से उसके जीवन में उजाला आ गया। पाठ का सारांश इस प्रकार है। लेखिका की आत्मकथा है ये उन करोड़ों झुग्गियों की कहानी है जिसमें झांकना भी भद्रता के तकाजे से बाहर है कि लोग झुग्गी झोपड़ियों वालों के जीवन के बारे में नहीं सोचते, वहाँ देखते भी नहीं है कि वो किस तरीके अपने जीवन यापन कर रहे हैं। ये साहित्य के उन पहलुओं के लिए चुनौती है जो साहित्य को सांचे में देखने के आदी हैं, जो समाज के कोने अंतरे में पनपते साहित्य को हाशिए पर रखते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई जो इधर उधर बैठकर साहित्य की रचना कर रहा है, जो निम्न वर्ग का है, निम्न तबके का है, उसकी रचना प्रकाशित हो, उसे वो किनारे रखते हैं और भाषा एवं साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं, ऐसा लेखिका का कहना है। ये एक ऐसी आपबीती है जो मूलतः बांग्ला में लिखी गई है, लेकिन पहली ऐसी रचना छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित रूप में हिंदी में आई। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक जबान को दूसरी जबान दी है। अनुवादक प्रबोध कुमार ही बेबी हालदार के तातुस थे, काम उनके यहाँ बेबी हालदार काम करती थी। जबान दी है पर रूह को छुआ नहीं है। एक बोली की भावना दूसरी बोली में बोली है, रोई मुस्कुराई है। लेखिका अपने पति से अलग किराए के मकान में अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसे हर समय काम की तलाश रहती थी। वह सभी को अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहती रहती थी। शाम को जब वो वापस आती तो पड़ोस की औरतें काम के बारे में पूछती तुम दिन भर काम करने के लिए गई थी, काम मिला? काम ना मिलने पर वे उसे सांत्वना देती थी, बोलती थी कोई बात नहीं, आज नहीं मिला है तो कल मिल जाएगा। लेखिका की पहचान सुनील नामक युवक से थी। एक दिन उसने किसी मकान मालिक से लेखिका को मिलवाया। मकान मालिक ने 800 रुपये महीने पर उसे रख लिया और घर की सफाई व खाना बनाने का काम दे दिया। उसने पहले काम कर रही महिला को हटा दिया। उस महिला ने लेखिका को भला बुरा कहा, क्योंकि जब किसी का काम चला जाता है, कोई उसकी जगह काम ले ले तो उसे वो गाली जरूर देगा, भला बुरा कहेगा। उस औरत ने भी लेखिका को बहुत सारी बातें कही। लेखिका उस घर में रोज सवेरे आती तथा दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। घर जाकर बच्चों को नहलाती खिलाती। उसे बच्चों के भविष्य की भी चिंता थी कि अपने बच्चों को किस प्रकार से उनका अच्छा भविष्य वो बना सके। जिस मकान में वह रहती थी उसका किराया अधिक था।
उसने कम सुविधाओं वाला नया मकान ले लिया जहाँ पे सुविधाएं थोड़ी कम थी। यहाँ तक कि लोग उसके अकेले रहने पर तरह तरह की बातें बनाते थे। घर का खर्च चलाने के लिए वह और काम चाहती थी। उसे लगता था कि उसे और मिल जाए जिससे वो घर का खर्च अच्छी तरीके से चला सके। वह मकान मालिक से काम की नई जगह ढूंढने को कहती। वो जिस घर में काम करती थी उनसे कहती कि आप कहीं और काम में लगा दीजिए। उसे बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए व लोगों की बातों की भी चिंता थी कि लोग उसके बारे में क्या क्या कहते रहते हैं। मालिक सज्जन थे। एक दिन उन्होंने लेखिका से पूछा कि वह घर जाकर क्या क्या करती है। लेखिका की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वयं को तातुस कहकर पुकारने को कहा। उन्होंने कहा कि तुम मुझे तातुस कहा करो, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे तातुस कहते हैं। तातुस का मतलब होता है पिता। वे उसे बेबी कहते थे तथा अपनी बेटी की तरह उसे मानते थे। उनका सारा परिवार लेखिका का ख्याल रखता था। वह पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करते समय पुस्तकों को उत्सुकता से देखने लगती थी। ये देखकर तातुस ने उससे एक किताब पढ़ने के लिए दी। तातुस ने उससे लेखकों के बारे में भी पूछा तो उसने कई बंगला लेखकों के नाम बता दिए। एक दिन तातुस ने उसे कॉपी व पेन दिया और कहा कि समय निकालकर वह कुछ जरूर लिखे। काम की अधिकता के कारण लिखना बहुत मुश्किल था, परंतु तातुस के प्रोत्साहन से वह रोज कुछ पृष्ठ लिखने लगी। ये शौक आदत में बदल गया। उसका अकेले रहना समाज में कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा था कि अकेली औरत ये अकेले कैसे रहती है, इसका पति कहाँ है, परिवार कहाँ है। वे उसके साथ छेड़खानी करते और बेमतलब को परेशान करते थे। बाथरूम न होने से भी विशेष दिक्कत होती थी। मकान मालिक के लड़के के दुर्व्यवहार की वजह से वो नया घर तलाशने की सोचने लगी। मकान मालिक का जो लड़का था बेबी के साथ दुर्व्यवहार करता था, छेड़छाड़ करता था। एक दिन लेखिका काम करके घर लौटी तो देखा कि उसका मकान टूटा हुआ है तथा सारा सामान खुले में पड़ा हुआ है। वह रोने लगी। इतनी जल्दी मकान ढूंढने की भी दिक्कत थी। दूसरे घरों के लोग अपना सामान इकट्ठा करके नए घर की तलाश में चले गए थे। वह सारी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही, सोचती रही, रोती रही। उसे दुख था कि दो भाई नज़दीक में रहते हैं परंतु कोई भी उसकी सहायता नहीं करते हैं। तातुस को बेबी का घर टूटने का पता चला तो उन्होंने अपने घर में कमरा दे दिया। इस प्रकार वह तातुस घर में भी रहने लगी। उसके बच्चों को ठीक ठाक खाना मिलने लगा। तातुस उसका बहुत ध्यान रखते थे। बच्चों के बीमार होने पर उनकी दवा का प्रबंध करते। उसके सद्व्यवहार को देखकर तातुस जो अपना इतना विनम्रता से बेटी की तरह व्यवहार करते थे, बेबी जो है हैरान होती थी। उसका बड़ा लड़का किसी घर में काम करता था, वो उदास रहती थी। तातुस ने उसके लड़के को खोजा तथा उसे बेबी से मिलवाया। उस लड़के को पूरी तरह दूसरी जगह में काम दिलवा भी दिया। लेखिका सोचती थी कि तातुस पिछले जन्म में उसके बाबा रहे होंगे, तभी तो वो उसका इतना ख्याल रखते हैं। तातुस उसे लिखने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने अपने कई मित्रों के पास बेबी के लेखन के कुछ अंश भेज दिए थे। उन्हें ये लेखन पसंद आया। वे भी लेखिका का उत्साह बढ़ाते थे। तातुस के छोटे लड़के अर्जुन के दो मित्र वहाँ आकर रहने लगे, परंतु उनके अच्छे व्यवहार से लेखिका बढ़े हुए काम को खुशी खुशी करने लगी थी। तातुस ने सोचा सारा दिन काम करने के बाद बेबी थक जाती है। उसने उसे रोजाना शाम के समय पार्क में बच्चों को घुमा लेने के लिए कहा। इससे बच्चों का दिल बहल जाएगा। अब वह पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से मुलाकात होती। उसकी पहचान बंगाली लड़की से हो गई। जल्दी वापस चली गई।
लोगों के दुर्व्यवहार के कारण उसने पार्क में जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि लोग भी उसे वहाँ पर छींटाकशी करने लगे थे। लेखिका को किताब, अखबार पढ़ने व लेखन कार्य में आनंद आने लगा। तातुस के जोर देने पर वह अपने जीवन की घटनाएं लिखने लगी। तातुस के दोस्त उसका उत्साह बढ़ाते। एक मित्र ने उसे आशापूर्णा देवी का उदाहरण दिया, क्योंकि आशापूर्णा देवी भी दिन भर काम करती थी और रात के समय वो लेखन का कार्य करती और बहुत बड़ी लेखिका बन गई थी। तो तातुस के दोस्त कहते थे, तुम तो दूसरी आशापूर्णा देवी हो। इससे लेखिका का हौसला बढ़ा और उसने उन्हें जेठू कहकर संबोधित किया। उसने कहा कि आप तातुस के बड़े भाई हैं, इसलिए मैं आपको जेठू कहूँगी। एक दिन लेखिका के पिता उससे मिलने पहुँचे। उसने उसकी माँ के निधन के बारे में बताया। लेखिका के भाइयों को पता था, परंतु किसी ने भी लेखिका को नहीं बताया। काफ़ी देर तक लेखिका अपनी माँ की याद करके रोती रही। बाबा ने बच्चों से भी माँ का ख्याल रखने को समझाया। उसे बच्चे मिले, उनसे कहा कि अपनी माँ का ख्याल रखना। लेखिका पत्रों के माध्यम से कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से संपर्क में रहने लगी। उसे हैरानी थी कि लोग उसके लेखन को पसंद करते हैं। शर्मिला उससे तरह तरह की बातें करती थी। लेखिका सोचती, अगर तातुस उससे ना मिले होते तो उसका जीवन कहाँ होता, वो क्या कर रही होती। लेखिका का जीवन तातुस घर में आकर बदल गया। उसका बड़ा लड़का काम पर लगा था। दोनों छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। वह स्वयं लेखिका बन गई थी। पहले वह सोचती थी कि अपनों से बिछड़कर कैसे जी पाएगी, परंतु अब वह जीना सीख गई है। वह तातुस से शब्दों के अर्थ पूछने लगी थी। तातुस के जीवन में भी खुशी आ गई थी। अंत में वह दिन भी आ गया जब लेखिका लेखन कला को पत्रिका में जगह मिली। जब लेखिका की जो लेखन था वो एक पत्रिका में छप गया। पत्रिका में उसकी रचना का शीर्षक था आलो अंधारी बेबी हालदार। लेखिका बेबी हालदार। लेखिका अत्यंत प्रसन्न थी। तातुस के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर आया। उसने तातुस के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार से लेखिका बेबी हालदार के अंधेरे जीवन में तातुस के कारण उसके जीवन में प्रकाश आ गया और उसका जीवन खुशियों से भर गया। ये पाठ हमें संदेश देता है कि जीवन की किसी भी मुकाम पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें लगन से और दृढ़ संकल्प होकर अपने काम करते रहना चाहिए।